वो मिरेकल ही है, वो मैजिक ही है, प्योर मैजिक है। जब आपको लगा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिससे मुझे ये मिला है? 100% हाइक पे मैंने वो शिफ्ट की थी वो जॉब। होता क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये क्या चीज़ है? हर पल हो रहा है ये। लाइफ को क्रिएट करो कॉन्शियसली। मे बी योर डाउट्स अबाउट योर ओन लाइफ। मान के करो या बिना माने करो। द सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। मेरे लिए पूरी लाइफ अबंडेंस ऑफ द नेगेटिव थिंग नेगेटिव थिंग, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, so this is what God's master plan is, believing in that. भगवान ने आपको पैसा दे भी दिया। वाटर टेक्निक करना शुरू करो। हाँ, मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई। 4 करोड़ का घर इमेजिन। बहुत ही पावरफुल। लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? एसी होना, टीवी होना, फ्रिज होना, यही बेसिक नीड है। 5 चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई सिर्फ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। कि ह्यूमन को ये चाहिए। इमोशनल इमोशंस भी डाल सकते हो, लेकिन इंसान ना मटेरियल का ही बना हुआ है। Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change with me, Priyanka. This is the only lifestyle space जहां बात होती है about the upgradation of your inner world. ये एक ऐसा चैनल है जहां पर बात होती है आपके internal world में चल रहे chaos को बैलेंस करके आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए आपको जो भी ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे यहाँ डिस्कशन होता है। आपको हैंड्स ऑन टिप्स एंड हैक्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला पाए। हम हर एपिसोड में अलग अलग लेंसेज से देखते हैं अपनी लाइफ को कि कैसे कहाँ गलती है, कहाँ ठीक किया जा सकता है और कैसे एक बेहतर इंसान बना जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। बात होगी डिफरेंट इफेक्टिव टेक्निक्स की, जैसे वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, द सीक्रेट कोड 369, ग्रैटिट्यूड जार, बॉक्स ब्रीदिंग। यस, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। बने रहिए इस एपिसोड में आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और पॉडकास्ट के बीच में आपको कोई भी सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर डालिए। Today we have a very special guest with us. He is one of the most renowned name in the learnings of law of attraction and manifestation. He has a massive social media presence with around 4 million people who follows him, trust him and believe in his techniques. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी लर्निंग्स और टेक्निक्स ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। Let's dive deep into the world of law of attraction and manifestation with one and only Dr. Amit Kumar. प्रियंका जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much. We are honored to have you. थैंक यू। Sir, you are young, you are rich, you are successful. So, क्या डॉक्टर अमित कुमार की लाइफ हमेशा से ऐसे थी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने ये सब अट्रैक्ट किया है? देखिए, डेफिनेटली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, और कभी भी डेफिनेटली ऐसी लाइफ तो नहीं थी मेरी। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरे बहुत आसपास है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी। क्योंकि मैंने कभी भी ना मैंने अपनी लाइफ को कभी इस तरह से इमेजिन नहीं किया था, या मैंने एक ऐसी लाइफ देखी है जब हम छोटे थे तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, और जहाँ पर ये सिर्फ लग्जरी, ये बहुत बड़ी लग्जरी है इस तरह की लाइफ होना, ये सब चीज़ें करना, इतना रीच होना, लोगों का जानना। लेकिन वो कहीं ना ये था कि यार कि ना कुछ तो होगा हमारा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। तो ये विश्वास था बस। अब बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी आज मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ, चीज़ें कर पाता हूँ, बहुत सारी किताबें भी पढ़ता हूँ मैं। आई थिंक मुझे लगता है ये भगवान का मास्टर प्लान का पार्ट है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। और ऑब्वियसली जो बड़ों का आशीर्वाद भी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और मुझे लगता है जब इसी आशीर्वाद की वजह से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आया, जिसको मैंने करीबन ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले समझना और सीखना और सिखाना शुरू किया। और तब से लेकर अब तक लाइफ में जो बदला है वो मिरेकल ही है, वो मैजिक ही है, प्योर मैजिक है वो। और मुझे लगता है इसका क्रेडिट सिर्फ इसी चीज़ को जाता है कि मेरे को ना हमेशा से ना ये विश्वास था कि मेरे आसपास ना एक बहुत बहुत बड़ी पावर्स हैं, भगवान मेरे आसपास है और वो मुझे देख रहे हैं बार बार, और उन्हें ये लगता है कि यार ये बच्चा ठीक कर रहा है, सही सोच है, सही समझता है, सही फील करता है, तो इसे दे दो। तो मेरे पास वो भगवान का हाथ मेरे पास हमेशा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, बदलाव आया। वाओ। एंड टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपका वो मोमेंट कब था जब आपको लगा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिससे मुझे ये मिला है? मेरे लिए सबसे पहला मोमेंट था
जब मैंने ना अपनी लास्ट जॉब मैनिफेस्ट की थी, मेरी जो लास्ट जॉब थी, आई वॉज IT हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया, ठीक है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। और उसका में मैंने करीबन, जब मैंने वो ज्वाइन की कंपनी, जब उसको मैनिफेस्ट किया मैंने, उससे ठीक 3 साल पहले मैंने ना अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में हाइक के लिए उस कंपनी का नाम लिया था कि मेरे को वहाँ से ऑफर है, और जब मुझे ऑफर भी नहीं था। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप हाइक के लिए आप बोल देते हो you do it with HR team. अच्छा टीम है ना। तो मैंने उस कंपनी का नाम लिया था, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ये तक नहीं पता था कि उस कंपनी का ऑफिस का है, गुड़गांव में है भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी कंपनी जो थी वो गुड़गांव में थी। तो वो मैंने नाम लिया था, और ठीक 3 साल पहले मैंने, जो मेरे को वहाँ से ऑफ़र मिला, जो पैकेज मिला, इट वाज क्लोज टू 100% हाइक पे मैंने वो शिफ्ट की थी वो जॉब। तो जब वो हुआ तो मुझे पहली बार वो सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ये होता है मैनिफेस्टेशन, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये मतलब कैसे हो गया वो नहीं पता मुझे, बट ये मुझे पता है कि वो जो सीड मैंने डाला और वो उसका फ्रूट मुझे मिला। अभी जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, तो उन्हें नहीं पता अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो बिल्कुल बेसिक समझा पाएंगे हमारे लिसनर्स को कि ये होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये क्या चीज़ है? ओके, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है जो हर घर में बात की जा रही है। आपने अपने अपने माँ बाप से या बड़ों से सुना होगा, बेटा सोच समझ के बोला करो, दिन में एक बार सरस्वती आपकी जबान पर होती है, ठीक है। उनका मतलब क्या है कि यानी कि जो बोलोगे वो हो जाएगा। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जब प्रेग्नेंट फीमेल्स होती थी, उनके कमरे में ना एक सुंदर से बच्चे की फ़ोटो लगाई जाती थी, या कान्हा की फ़ोटो लगाई जाती थी, और बोलते थे कि जिस तरह की फ़ोटो आप लगाओगे उसी उतना ही सुंदर बच्चा होगा। ये सब चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, ये थोड़ी ना ये नया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। बेसिकली जिस एनर्जी के आसपास, जिस तरह के थॉट प्रोसेस के आसपास, जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हो, वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आप ये खुद सोचिए कि जब आप, कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर रही होती है, तो उसको बोला जाता है कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपना रहे हो, और कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक नई लाइफ को बर्थ दे रहे हो, नई लाइफ, एक न्यू लाइफ क्रिएट हो रही है। और जब वो क्रिएशन हो रहा है तो आप बहुत केयरफुल होते हो कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में आप हर पल अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, हर पल कर रहे हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन लोगों को वर्ड थोड़ा ऑकवर्ड या नया लगता होगा, लेकिन लोगों ने जिस भी चीज को शिद्दत से चाहा है उसको पाया है। आपने एक फीमेल, एक लड़की को चाहा था, दिल से चाहा था, आज वो आपकी वाइफ है, आज वो आपकी पार्टनर है। आपने एक बहुत सुंदर सा बच्चा चाहा था, वो आपके साथ है आज। आपने चाहा था कि मेरे को यहाँ पर जॉब मिले, आपने पूरी मेहनत की और लगन से दिल से मांगा कि यार भगवान मुझे चाहिए, वो है। जिस घर में आप रहते हो वो आपने मैनिफेस्ट किया है। हाँ, लेकिन अपने आप को इसलिए होल्ड मत करो या फिर इसलिए अनकंफर्टेबल मत करो क्योंकि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन नाम दिया जा रहा है। ये तो नाम अब दे दिया गया है, लेकिन हम आज तक अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते ही आ रहे हैं, और अचानक से लगता है हे भगवान, ये तो मैंने जस्ट सोचा था। अचानक से किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हो, 10 साल बाद जैसे ही सोचना शुरू करते हो, 1 या 2 दिन में उसका कॉल आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और हम ये हर वक्त कर रहे हैं, चाहे हमें पता है इसका मतलब या नहीं पता है, हम तब भी मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं। हर पल हो रहा है ये, आप मान के करो या बिना माने करो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर इसको मान लोगे तो आप वहां से बाय डिफॉल्ट होने की जगह, जो चीजें बाय डिफॉल्ट होनी है, उसको आप बेसिकली एक शेप दे सकते हो। फिर आप उसको शेप दे सकते हो, आप उसको फिर लाइफ को होने मत दो अपने साथ, लाइफ को क्रिएट करो कॉन्शियसली कि आप अपनी जिंदगी को कैसे चाहते हो। और अगर किसी को ये समझ में आ गया तो आप ये जान जाओगे कि आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण आप ही हो, चाहे वो बहुत अच्छी चीजें हुई हो, चाहे वो बहुत खराब चीजें हुई हो, हर चीज का कारण सिर्फ आप हो। और जब आप इस चीज को रियलाइज करते हो तो आप अबंडेंस के रास्तों को और ज्यादा खोल देते हो और अपनी लाइफ में और भी चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हो। वाओ, वेरी डीप थॉट। मतलब कुछ बुरा भी हुआ है तो वो भी आपने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है Absolutely. विद योर नेगेटिव एनर्जीज, मे बी योर डाउट्स अबाउट योर ओन लाइफ। राइट। वाओ। और सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है और उनका नाम ना लिया जाए तो ये बड़ा सिंफुल होगा, रोंडा बर्न।
सो द सीक्रेट बुक, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को द सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है। करेक्ट। तो आपके लिए भी क्या ये बुक थी जिसने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वाकिफ कराया? एग्जैक्टली मेरे लिए एक्चुअली क्या था, जब ये किताब रिलीज हुई उससे पहले ना इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो रिलीज की थी द सीक्रेट नाम से ही। करीबन 1.5 घंटे की वो वीडियो है, पहले वो रिलीज की गई थी। और जब वो वीडियो मेरे सामने आई, पहले सबसे पहले मेरे पास वो किसी ने मेरे को वो वीडियो भेजी कि वो वीडियो देखो आप। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मतलब मेरी ना आंखें खुल गई। मतलब मेरे को ना ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, वाह क्या पॉजिटिव फीलिंग, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना वो। मतलब उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही थी, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानना और फॉलो करना शुरू कर दिया, मेरी ज़िंदगी में चेंज आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अच्छा लगा उसको देख के पहली बार कि यार ये अच्छी फीलिंग है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा डाउन होता या थोड़ा सा एनर्जी मेरे को ड्रेन लगती कभी कभी, तो मैंने कहा यार वो देख लेते हैं, अच्छी वीडियो थी वो। जब मैंने लेकिन उसको 1-2 बार मैंने देख लिया तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो सही बात कर रहे हैं, क्यों ना इसको कोशिश करके क्रिएट की जाए। अब तक जो लाइफ में हो रहा है उसको बाय डिफॉल्ट वैसे नहीं, ऑटोमेटिक नहीं चलने देते, ठीक है, अब उसको क्रिएट करते हैं पॉजिटिव रहने की। पॉजिटिव मैं हूं, आई नो दिस, बट लेकिन अगर मैं नेगेटिव हूं तो उसको पॉजिटिव कॉन्शियसली कैसे मैं कर सकता हूं। अगर मैं खराब महसूस कर रहा हूं तो उसको पॉजिटिवली अच्छा कैसे महसूस कर सकता हूं। तो ये मुझे इस वीडियो से काफ़ी समझ में आने लगा। और मुझे अभी भी याद है, मैंने कई जगह शेयर भी किया इस बारे में कि फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 2 years एवरी संडे मैंने वो वीडियो देखी। यानी कि 100 से ज़्यादा बार, 100-125 बार मैंने, और हो सकता है उसके बाद भी मैंने बहुत बार देखी, महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार, लेकिन वो पहले 2 साल मैंने इसको कंसिस्टेंटली देखा। और उसका एक एक डायलॉग कहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब अगर उसका वॉइस ओवर बंद भी कर दे तो मैं तब भी समझ जाऊंगा वो क्या बोल रहे हैं, और मैं वॉइस ओवर दे भी सकता हूँ उस पूरी वीडियो में। उसका मेरे पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग इम्पैक्ट था। फिर मेरे को पता चला इसके ऊपर किताब भी, डॉक्यूमेंट्री के बाद किताब भी आई है। फिर मैंने वो किताब पढ़ी, और ऑब्वियसली जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें और भी हर चीज़ के बारे में और डिटेल होती है, और भी इन डेप्थ बताया गया था। जब मैंने उसको पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, तो मुझे और बेसिक फंडामेंटल छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद तो फिर मैं आई बिकेम अनस्टॉपेबल। उसके बाद मैंने जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की किताब है, वो आगे वाली जो किताब है वो सारी मैंने पढ़ी। फिर मैंने इसको कनेक्ट किया बहुत ज़्यादा चीज़ों से। मैंने उसको भगवत गीता से कनेक्ट किया, मैंने उसको उपनिषद से कनेक्ट किया, मैंने वेदों के थोड़ी जो इजी इंटरप्रिटेशन किसी 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 स्पिरिचुअल गुरु ने जहाँ पर भी किया, मैंने वो सुनने शुरू किए। तो जब मैंने ये पूरा सब कुछ मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये समझ में आया कि यार लाइफ इज व्हाट जो मैं देखता हूँ वही लाइफ है, ठीक है। अगर मैं मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा नेचर नेगेटिव है और मैं हर किसी को बुरे गलत तरीके से देखता हूँ, तो बेसिकली जब मैं किसी और को जिस निगाहों से देख रहा हूँ वो कुछ और नहीं, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। तो जब मैं किसी और के बारे में गलत सोचता हूँ तो वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। और जब मुझे ये समझ में आने लगा तो मुझे बार बार ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरे को सिर्फ वो बदलने की ज़रूरत है जो मेरे अंदर है, जैसा मैं हूँ। और जब मैंने अपने आप को अंदर से बदलना शुरू किया तो मेरे लिए पूरी लाइफ बदल गई। द सीक्रेट का बिगेस्ट इम्पैक्ट मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जैसे हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली सीक्रेट के बाद, क्योंकि ना जिस तरह से रोंडा वाइन ने वो समझाया है पूरा फंडामेंटल, वो बहुत ही आसान बना दिया। हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता, जिसमें भी बहुत बहुत जगह बताया गया, सिमिलर चीज़ों के बारे में बात की गई है, लेकिन ना इतने आसानी से कभी बात नहीं की। आस्क, बिलीव, रिसीव, बेसिक, अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, इतने सिंपल फंडामेंटल से समझाया। और मुझे तब इसीलिए लगता है कि लोगों तक ये क्यों पहुंची किताब, या लोगों तक लोग इसके बाद अपनी लोगों की ज़िंदगी क्यों बदली, क्योंकि इतनी आसानी से समझाया गया। लेकिन इसीलिए मैं हर जगह बात यही करता हूँ कि यार अगर कोई भी चीज़, फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इंडियन ओरिजिन्स की है या फॉरेन ओरिजिन की है, फॉरेनर ने, बाहर के लोगों ने इंडिया को कॉपी किया है या कुछ भी किया, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ही फ़र्क पड़ता है? वो नॉलेज हम तक पहुँचना ज़रूरी था ना। वो नॉलेज अगर हम तक पहुँच गई है और वो हमारी लाइफ बदली है तो अच्छी बात है यार। किसी भी डॉक्टर की दवाई से तबीयत ठीक होनी चाहिए, वो इंडियन हो, आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो या ये आपकी विजडम थी कि आपने उसको भगवत गीता से जोड़ा और आपने समझा कि ये तो हमारे पास पहले से पहले था, से ही या एंशिएंट बुक्स में हमारे है, बट जब कोई चीज़ वेस्ट से आती है तो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या सो कमिंग टू द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको सुनती हूँ आपके पॉडकास्ट में भी, आप बार बार बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द की। सो ग्रैटिट्यूड क्या है? देखिए, ग्रैटिट्यूड का मतलब है बेसिकली हमारी हमारी लाइफ में जो कुछ भी ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल होना,
वो ग्रैटिट्यूड है। बट ग्रैटिट्यूड को ना और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड इस सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आप थैंक यू महसूस करें या थैंक यू बोलें। ग्रैटिट्यूड इस चीज़ के बारे में है कि आपके पास जो नहीं भी है उसके लिए भी थैंक यू बोलना शुरू करें, या जो आप चाहते हैं उसके, जो आपके पास आना बाकी है उसके बारे में भी थैंक यू बोलना शुरू करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हो, ये कहा गया है कि जो भी आप बनना चाहते हो वो अभी हो जाओ। जो बनना चाहते हो वो अगर वो अभी नहीं हो तो वो आपको मिलेगा नहीं। यानी कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप इंटरनली ये महसूस करना शुरू कर दो कि आप आज भी सक्सेसफुल हो, तभी जाकर वो आपको सक्सेस मिलती है। क्योंकि अगर आपके माइंड में कहीं पर भी सबकॉन्शियस में ये पैटर्न है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप जब लैक जितना ज्यादा सोचते हो ना आप, उतना ज्यादा और भी ज्यादा अबंडेंस आती है इसकी, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही मल्टीप्लाई हो रहा है। abundance of the negative thing नेगेटिव थिंग, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स ने चाहे मुझे ज्यादा दिया कम दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है। आज मेरे पास पैसा कम है लेकिन यार बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है। मेरी स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है बट मैं काम कर रहा हूं, मैं और अच्छा कर लूंगा इसको। तो आप क्या सोचते हो ना, आप जो लैक है ना उसमें भी पॉजिटिव चीजें सोचने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। और पता है, मैं बार बार कोट करता हूं कि जब भगवान एक बच्चे को देखता है कि इसको तो कुछ भी नहीं दिया मैंने तब भी ये खुश है, तो इसको और देकर देख लेते हैं। लेकिन इंसान जब बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर वो थैंक यू नहीं कहता, थैंक यू महसूस नहीं करता, तो भगवान कहता है यानी कि शायद हो सकता है इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें, तो इससे ले लेनी चाहिए। तो ये रूल इतना स्ट्रेंज है। तो अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, दिल से ये भावना है कि मेरे को जो मिला है आई एम थैंकफुल फॉर इट, ठीक है, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर कोई भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान ने जितना कुछ भी उसको ऑलरेडी दिया है वो बहुत है एक ऐसी लाइफ को लीड करने के लिए जो कि बहुत सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आज आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, आज आप अपनी लाइफ को ज़्यादा क्रिब एंड क्राई करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को सब, अगर आपकी लिस्ट में ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप अपनी और भी वैसी ही लाइफ क्रिएट कर रहे हो। लेकिन आप अगर अपने नज़रिए को बदलना शुरू कर देते हो आज से ही, और ये समझने लगते हो कि यार हर खराब एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ सिखाया है, आज मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ, ये समझ पा रहा हूँ, ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में, मेरे को बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आज मैं अपने काम की, अपने पैसे की, अपनी हर चीज़ की, अपनी फैमिली की मैं रिस्पेक्ट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो अगर आपको वो वैल्यू है उन एक्सपीरियंसेस की, तो भगवान आपको और देता है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को बदल देता है। अगर आप लाइफ में किसी भी स्टेज पर हैं और आपको खराब महसूस हो रहा है और आप लाइफ को सही से लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैठिए, एक बार समझिए कि लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं, कुछ तो हुई होगी। लेकिन इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा जाता है, वो नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो उन पहलुओं के बारे में ज़्यादा सोचता है जो उसके पास नहीं है। आप एक चीज़ सोचो, एक लड़का है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है, तो वो उसको पाने के लिए ज़िंदगी लगा देता है, यार मेरी उससे शादी होनी चाहिए, ज़िंदगी भर लगा देगा कि मेरे को उसको पाना है, अचीव करना है, ठीक है। लेकिन एज सून एज वो इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है, तो क्या वो प्यार वो कायम रखता है? वो ग्रैटिट्यूड है। एक इंसान कहता है कि यार मुझे ना पैसा कमाना है, मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, भगवान ने आपको पैसा दे भी दिया, ठीक है, तो क्या आपने उस पैसे की वैल्यू की? ठीक है, क्या आपने उस पैसे का सही से इस्तेमाल किया या मिसयूज किया? या भगवान ये भी देखता है कि चलो इसने मांगा 1,00,000 रुपए, लेकिन मैंने इसको 1,000 तो दिया है ना, उसका क्या करता है? ये थैंकफुल है कि नहीं, थैंकफुल है कि नहीं है, उसको मैनेज कर पा रहा है, उसको संभाल पा रहा है ये, तभी आगे मैं दूंगा। जैसे आपके पिता आपको तभी देंगे जब उनको विश्वास हो कि संभाल सकता है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाओ, सो इट्स अबाउट ग्रोइंग इंटरनली, थैंकफुल होना है, बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट गॉड्स मास्टर प्लान इज, बिलीविंग इन दैट। देखिए, गॉड मास्टर प्लान जो थॉट है ना, वो ये है कि हम सब, मैं जो ये मानता हूँ कि हम सब ना एक तरह से पपेट्स हैं, हम कठपुतलियाँ हैं भगवान की, और भगवान ने ना हमें हर जगह एक जगह पर प्लेस करके रखा हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है।
जब दूर से देखा जाता है तो हम सब लोग ना अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, एक मूवी के अलग अलग किरदार हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ पर आते हैं तो हम सब लोग अपनी 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 लाइफ के राजा या रानी है, ठीक है। जैसे आपकी ज़िंदगी है जो, उस ज़िंदगी के, आप उस ज़िंदगी के हीरो, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी है, वो आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, वो सब एडिशनल रोल है। लेकिन आप वो सेम, आपके हस्बैंड जो है उनकी लाइफ के किंग वो है, बाकी सब आसपास के किरदार है। तो ये हर किसी की लाइफ है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हमें बेस्ट पॉसिबल जगह जो हो सकती है ना, उस जगह प्लेस करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर हम कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में आज हैं तो इट्स अ गॉड मास्टर प्लान, और उस पर भरोसा रखो पूरा का पूरा। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो कि जो भी मुझे आज कुछ मिला है, जो भी मुझे कुछ मिलेगा, ये ब्लेसिंग है यार, ठीक है, मैं उसको सर आंखों पर रखूंगा और बहुत मेहनत करता रहूंगा, लगा रहूंगा, और मुझे पता है भगवान मुझे कंसिस्टेंटली और भी बेहतर चीज़ें देता रहेगा। तो मुझे लगता है ये है गॉड मास्टर प्लान। और जब आप भगवान के इस, सोचो ना, इंसान गलतियां कर सकता है, भगवान थोड़ी ना गलतियां कर सकता है। हम सोचते रहते हैं भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि मेरे साथ सिर्फ मेरे साथ ही खराब क्यों होता है, मैं इतना कुछ मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने खराब एक्सपीरियंसेस क्यों हैं, मेरे को लोगों ने धोखा क्यों दिया। अरे कोई बात नहीं, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग इवन द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको यकीन भी नहीं होगा जो आपको मिलने वाला है, लेकिन भगवान आपको ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। किसी का टेस्ट ज़्यादा होगा, किसी का टेस्ट कम होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जितना बड़ा टेस्ट होगा उतने उतने बड़े रिजल्ट होंगे। क्योंकि मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि अगर आसान काम करोगे तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, मुश्किल काम करोगे तो ज़िंदगी आसान होगी। तो मुश्किल काम कर लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए जब जब लोग बोलते हैं कि मैं लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन से कैसे गुजर रहा हूँ कि भगवान, यार भगवान तुम सच में हो क्या, ठीक है, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, वो एक गाना है बहुत सुंदर सा कि तू ना जाने आस पास है खुदा, ठीक वन है। ऑफ माय फेवरेट। तो बिलीव करो भगवान के इस मास्टर प्लान पे, भरोसा करो, भगवान आपके साथ है, टेंशन मत लो फिर आप। वाओ। तो सर, कमिंग टू द विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। विजुअलाइजेशन की भी बात होती है कि आप वैसा सोचें जो आप चाहते हैं, तो वो कैसे होता है, क्या टेक्निक है? देखिए, विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बहुत बहुत पावरफुल। देखिए, विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि जब जब भी आप कुछ भी चीज़ शिद्दत से चाहते हो, क्या आप उसको महसूस कर पा रहे हो पहले? ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। बहुत सारे लोग ना जो भी बहुत सारी चीज़ें जो चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको ना महसूस नहीं कर पाते। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप आज जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो, उसे आंखें बंद करके उसकी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल रूल है, क्योंकि उसकी इमेज नहीं क्रिएट की ना आपने। आपके सबकॉन्शियस में उसके उसके कोई भी पैटर्न नहीं है, उसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो जब तक ये सारी की सारी चीज़ें होती रहेंगी, तब तक आप ये महसूस करते रहोगे कि कुछ ना मतलब कुछ लैक है। तो विजुअलाइजेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि क्या आप जैसी लाइफ देखना चाहते हो फ्यूचर में, क्या आज वो देख पा रहे हो? क्या आप आज उसको महसूस कर पा रहे हो? अगर उसमें गैप है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। पहला जो बेहतरीन तरीका है वह है मूवी मेकिंग मेथड। मूवी मेकिंग मेथड। हाँ, ओके। इसमें क्या करना होता है, इसमें आप जब सुबह सोकर उठते हैं, आप सुबह उठिए, आप बेड में ही हैं लेकिन उठे नहीं है, बेड से नहीं उठे, बट आंखें खुल गई हैं, है ना। आप उस वक्त अपनी पूरी जिंदगी को जैसी आप होना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, उसको ऐसे महसूस करना शुरू करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बेहतरीन बहुत सुंदर सी गाड़ी खरीदना चाहते हो अपने लिए, ठीक है, तो आप विजुअलाइज करना शुरू करो। मैं शोरूम गया, वहाँ पर वो रेड कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने उन सेल्स वाले बंदे को बोला कि ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए। फिर वो हम पेपर वर्क करने बैठे, पेपर वर्क करने के बाद उसने मुझे चाबी हैंड ओवर की, मैंने उसको पैसे दे दिए। उसके बाद मैं ड्राइविंग व्हील पर बैठा, उसके बाद मैंने उसको चलाया, उसकी लेदर की स्मेल ली, गाड़ी को सीट कवर पर मैंने ऐसे छू के देखा, हैंडल को छू कर देख रहा हूँ। उसके बाद मैं स्मूथली गाड़ी लेकर घर पहुँच रहा हूँ। गाड़ी लेकर मैं जब घर पहुँचा तो घर के बाहर खड़ी हुई है मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, मेरी फैमिली है, और वो उसके ऊपर पूजा करने के लिए खड़े हुए हैं। जब आप ये सब महसूस कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू,
अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हाँ, हैं। मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई। हाँ। मुझे वाओ। तो जब आप ये महसूस कर सकते हैं ना, तो आप ये देख लीजिएगा वो जो गाड़ी है जिसको आप महसूस करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत दूर नहीं है। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना। तो विजुअलाइजेशन का मतलब है हर चीज़ को बहुत ही बारीक डिटेल तक महसूस करना। चाहे वो घर लेना हो, घर लेना है, कहाँ पर घर लेना चाहते हो, कितना बड़ा घर चाहते हो, किचन कहाँ पर होगी, वॉल कलर क्या होगा, पर्दों का रंग क्या होगा, ड्राइंग रूम कैसा होगा, लाइब्रेरी कैसी होगी, मंदिर कैसा दिख रहा होगा, हर चीज़ विजुअलाइज करो। ठीक है। लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप महसूस करना शुरू करोगे कौन होगा वो पार्टनर। अगर आपके मन में है कि कोई स्पेसिफिक इंसान से मुझे शादी करनी है, फिर आप महसूस करो कि आपके वैल्यू सिस्टम कितना मिल रहे हैं, दोनों फैमिली कितने खुश हैं, सारे रिचुअल कितने अच्छे से हो रहे हैं, दोनों फैमिली इतनी सारी ब्लेसिंग दे रही हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है। फिर हम घूमने जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक 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 ऐसी लाइफ को लीड कर रहे हैं जो कि बहुत हैप्पीनेस वाली है, बहुत खुशियां हैं उसके अंदर। इसी तरीके से तो जब जब आप ये सुबह सुबह जब सोकर उठें तब आप इसको विजुअलाइज कीजिए, और रात ठीक सोने से पहले आप इसको विजुअलाइज कीजिए। मतलब आप बेड में चले गए, लाइट बंद हो चुकी है, अब आपको सोना ही है, तो वहाँ पर वापस से 2-3 मिनट आप इसको विजुअलाइज कीजिए। तो ये एक टेक्निक है जो बेहतरीन हो सकती है आपके लिए। एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड इज ऑल्सो अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजन बोर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने सपनों का ना एक बोर्ड बनाते हो, जहाँ पर आप उन सभी चीज़ों को लिखते हो या उनकी पिक्चर्स लगाते हो जो आप लाइफ में चाहते हो। तो आप एक चीज़ कीजिए, सबसे पहले ना एक लिस्ट बनाइए, 10, 12, 15 चीज़ें जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। मान लेते हैं घर है, गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप है, पैसा है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, सक्सेस है, बिजनेस है, जो भी चाहते हो उससे मिलती जुलती बेस्ट पॉसिबल इमेजेस ढूंढने की कोशिश करो गूगल पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप घर है तो आप ढूंढो ड्रीम हाउस आपका कैसा रहेगा। आप गाड़ी है, कौन सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, कौन से कलर की लोगे, तो गूगल करो। सक्सेस है आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, क्या वो पैसा है तो पैसा ढूंढो। आपके लिए अच्छी हेल्थ है तो अच्छी हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, उससे मिलती जुलती फोटोज ढूंढो। तो उनको ढूंढ के आप उस वॉल पर लगा दो। उस पहले एक, इसको मैं बोलता हूँ एक रूल होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा रूल है। वो रूल ये कि येलो चार्ट पेपर लो। ठीक है, येलो चार्ट पेपर पर वो कलर्ड प्रिंट आउट लो सारी चीज़ों का जो भी आपने लिया है, और वो 10-15 चीज़ों को लगा दो, और उसको एक ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आप सबसे ज़्यादा अपने दिन का वक्त बिताते हो। मोस्टली अपना बेडरूम अगर पॉसिबल है, क्योंकि बेडरूम में हम सब ज़्यादा रहते हैं। तो बेडरूम में आपने अपनी वॉल पे लगा दिया ताकि सुबह उठते ही आपको दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि आपको ना बहुत बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आते जाते उसको देख ही रहे हो बार 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 बार। Okay. और जब जब आप उसको देख रहे हो तब तक आपको महसूस होता रहेगा कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए थी, ये मुझे चीज़ चाहिए। और इसके लिए आप एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दीजिए कि हर रोज़ कोशिश करके 2 या 3 मिनट उसके सामने खड़े रहो और उन 10-15 सब चीज़ों को ना एक बार एक ऐसे शांति से ना देखने की कोशिश करो। और वही जो आप बोल रहे थे कि सेंसेस को इन्वॉल्व करके हाँ, फील करो फील करो कि जितना उस घर में मैं जा रहा हूँ जा तो रहा हूँ। कैसा लग रहा हाँ, है। वो तो मतलब जब आपने इसको पूरा विजुअलाइज किया है, ठीक है, तो आप अगर अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, जैसे अपनी टच को, यानी कि आपने देखा कि आप उसके सोफे का कैसा फैब्रिक है, ऐसा है, पर्दे छू के देख रहे हो, किचन की जो स्लैब्स है वो कैसी दिख रही हैं आपको, वहाँ पर कौन सी खुशबू आ रही है, किचन से कोई खाना बन रहा है क्या आपका फेवरेट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आवाज़ आ रही है कि बच्चों की खेलने की आवाज़ तो नहीं है वो, ठीक है, वो आपके जो बच्चे खेल रहे हैं घर में, या आपके पेरेंट्स की आवाज़ तो नहीं है, या आपने खोला तो नेचर के आसपास आप रहते हैं तो चिड़िया की आवाज़ तो नहीं आ रही है। जब जब आप अपनी सेंसेस को जितना इन्वॉल्व करोगे ना, आप उतना डीपली उसको महसूस कर पाओगे। तो जितना इन्वॉल्व होके कर सकते हो उतना इन्वॉल्व होके करो। विजन बोर्ड बनाओ। अगर आपने विजन बोर्ड बना लिया तो मैं आपको कहता हूँ ये 2 विजुअलाइजेशन की टेक्निक है जो आपकी लाइफ को बहुत बहुत बदल देंगी, बहुत ज़्यादा बदल देंगी। तो सर जो विजन बोर्ड उन लोगों के लिए तो और अच्छा है जो कहते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, हाँ, क्योंकि हाँ। आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सीधा से 4 करोड़ का घर इमेजिन कर लूँ करेक्ट। या फिर एक बहुत बड़ी लग्जरी कार इमेजिन कर लूँ। तो विजन बोर्ड कैन हेल्प दिस। आप वो पिक्चर लगा दीजिए, उसको रोज़ देखिए, महसूस करिए, इन्वॉल्व योर सेंसेस। और जब सर आप ये बता रहे हैं तो ये इतना मेडिटेटिव है। इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब भी चल रहा है तो उस जोन से बाहर आने में भी ये हेल्प कर रहा है। बहुत ज़्यादा भी कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, जब हम सपनों के बारे में बात करते हैं या जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लग्जरी, इट कैन बी योर नेक्स्ट गोल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास स्कूटी है तो आपकी पहली गाड़ी बलेनो हो सकती है, आप उसको विजन बोर्ड पे लगा सकते हो।
अगर आप आज एक रेंट वाले घर पे रहते हो या एक छोटे घर में रहते हो, तो आप बोलते हो कि यार मैं 2 BHK में रहता हूँ अभी और मेरे को 3 BHK या 4 BHK लेना है, ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़े घर में रह रहे हो और फिर आप 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का कुछ मैनिफेस्ट करो, विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि जब आप कई बार जब आपको वो विजुअलाइज करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो आप जब नेक्स्ट गोल प्लान करते हो ना, वो आपके लिए आसान हो जाता है फिर। हाँ, और डाउट नहीं आना डाउट चाहिए। नहीं आता है वो। सो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि डाउट नहीं होना चाहिए आपकी, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो यू शुड बिलीव इन इट कि मैं ये कर सकता हूँ। करेक्ट। तो सर इसको टैकल कैसे करें कि बिलीव करा आपने बट डाउट आता है, मतलब एक नेचुरल सी बात है कि मेरी अभी तनख्वाह मान लीजिए 20,000 है, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि 2 लाख हो जाए, तो अपने आप को सबकॉन्शियसली बोलेंगे कि यार नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। सो हाउ टू टैकल दैट डाउट? अब देखिए पता है ये कौन इंसान महसूस करता है, आप ये सोचिए। अगर कोई भी इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है, वो अपने देखते हैं कि नॉर्मल जर्नी के थ्रू चलेगा तो वो 2 लाख पर कब पहुंचेगा। ऑन एन एवरेज 20% हाइक भी उसको मिलेगा, ठीक है, सालाना। तो मैं मानता हूं कि वो 2 लाख पे पहुंच जाएगा, मे बी 10 सालों में लेट से पहुंच जाएगा। 20% हाइक भी मिला, अंदाजा कह रहे हैं, ठीक है। 10 साल में वो 2 लाख पर पहुंच जाएगा, आइडली पहुंच जाना चाहिए। नॉर्मली लोगों को और भी ज़्यादा वक्त लगता है, 15 साल 20 साल लग जाते हैं, एक्सपीरियंस लगता है। 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी तब होती है। अब मैं आपको अगर ये बात बोलूं कि वो जो 10 साल में जब आप वहां पर पहुंचे, तो आपके अंदर क्या बदला होगा, तो वो इंसान जवाब देगा कि मेरा एक्सपीरियंस बदला होगा, मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी, मैंने एक्सपीरियंस लिया होगा, मेरे को बात करनी आ गई होगी, मेरी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो गई होगी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक काम करते हैं कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, जो आपने अपने स्किल सेट में डाला या अपने थॉट में डाला या अपने एक्सपीरियंस में डाला या अपनी पर्सनैलिटी में डाला, 1 साल में करते हैं इसको। ये तो कंट्रोल में ना। अनकंट्रोलेबल क्या है? रिजल्ट 2 लाख रुपए। कंट्रोल में क्या है? उस लर्निंग को क्या 1 साल में ले सकते हो आप? कोशिश की जा सकती है। मैं बेट के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी इंसान विद इन अ ईयर वो 200-300% हाइक ट्राई कर सकता है, बाय ओनली वर्किंग ऑन योर स्किल्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड। क्योंकि जो चीज आपको वहां पर लेकर जाती है वो आपका एक्सपीरियंस है। अब वो 10 साल का एक्सपीरियंस में जो आपने किया और जो सीखा वो आप 1 साल में करना शुरू कर दो। आप नई किताबें पढ़ना शुरू करो, आप नई कोर्सेज लेना शुरू करो। क्योंकि आपने पता क्या क्या, एक और रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो आप डिजर्विंग बनने पे काम कर दो। डिजर्विंग बनना मतलब क्या है? डिजर्विंग मतलब कि यार मैं तो बहुत मेहनत के लिए तैयार हूं। जब आप मेहनत करते हो, नॉलेज पे काम कर रहे हो, तो आप डिजर्विंग महसूस करते हो। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो ये बोलता है कि यार मेरे को ना अच्छे मार्क्स चाहिए स्कूल में, ना मेरा एग्जाम हुआ, अच्छे मार्क्स चाहिए, या एग्जाम होने वाला है, मैं चाहता हूँ मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो उससे पूछे क्या आपने मेहनत की? नहीं, मैंने मेहनत तो उतनी की नहीं। अब इसको सेल्फ डाउट रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। दूसरा बच्चा सेम कैपेबिलिटी का है, सेम नॉलेज लेवल है उसका भी, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत की है, वो लगा रहा। अब उससे पूछेंगे कि हाँ बेटा तुम्हें लगता है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए? क्या अरे वो तो नहीं पता, सच बताऊं लेकिन मैंने ना बहुत मेहनत की है इस बार। अब मिलेगा किसको? उसको जिसने डिजर्विंग बनने पर काम किया, जिसको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। तो अगर कोई भी इंसान जो ग्रोथ चाह रहा है आज, अगर वो इस पे काम कर दे, तो उसके मन से ना वो डाउट निकल जाएगा, वो बिलीफ उसका स्ट्रांग हो जाएगा, और ये सबकॉन्शियस को भी ये मैसेज विश्वास हो आएगा। जाएगा हाँ, कि मैंने काम किया है, हाँ, आई विल बी एबल टू वर्क। हाँ, मैंने काम कर दिया अपना, और तुम अपना, अब भैया तुम अपना काम करो। मैंने अपना काम कर दिया, मैं मेहनत कर सकता था, समझ सकता था, जितनी भी मेरी छोटी बड़ी समझ है, अब मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ ये सब चीज़ें। अब क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान का भी तो मास्टर प्लान है साथ में, तो भगवान मुझे अपने आप दे देगा। मैं वही हूँ। इनफैक्ट मैंने स्कूल में हमेशा 40% 45% ही स्कोर किया, हमेशा कंसिस्टेंटली। तो अब कोई बोल नहीं सकता कि मैंने उसके बाद मैंने 800-900 किताबें पढ़ ली हैं। अब तो मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबें, तब मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन मुझे पता था कि वो जो 45% मार्क्स जो आते थे ना, वो मेरी बहुत मेहनत के बाद आते थे। और आज आप मतलब टॉप स्कोरर्स आपको फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो स्टिल फॉलो करते रहे। डेफिनेटली सर, लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, इतने लोग आपको कमेंट्स भी करते होंगे, फीडबैक भी देते होंगे, हाँ, तो कुछ मिस्टेक्स भी शेयर करते होंगे। हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
फॉलो करते हुए लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग फॉलो करते हैं, देखो अब तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना अब मानते तो हैं, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को, ये सब मानने तो बहुत लोग लगे हैं एज़ कम्पेयर टू जब मैं इसके बारे में पहले मैंने बात शुरू की थी 5-6-7 साल पहले, उसके मुकाबले अब तो बहुत लोग अवेयर हैं, विच इज़ ग्रेट। एंड थैंक यू टू लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ जो स्टेज पे जाके, दिलजीत बहुत बात करते हैं, उनका तो टूर चल रहा है, तो दिलजीत बार बार बात करते हैं, योग के बारे में बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखना बहुत अच्छी रील्स उनकी वायरल होती हैं। तो इनकी वजह से ये वर्ड बहुत पॉपुलर, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी बात कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने भी बात की, अनुष्का ने बात की, बिपाशा बासु ने द सीक्रेट किताब के बारे में बात की, ठीक है, आलिया भट्ट ने बात की। तो ये इतने सारे लोगों ने जब ये सब बातें की ना, तो लोगों को ये पता चल गया कि यार ये मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, ठीक है। जब इन्होंने बात करना शुरू की तो लोगों को आ गया, रिलेशन हो गया, चलो यार ये सब काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो गैप कई बार जो आ जाता है, जिसकी वजह से लोग मैनिफेस्ट उसको नहीं कर पाते, या जो गैप आ जाता है, वो ये है कि यार इन लोगों ने जब इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया ना, दे आर द पीपल हु आर ऑल्सो वर्क ऑन डिजर्विंग टू बिकम अ पर्सन हु डिजर्व्स द मोस्ट उस चीज़ को। तो जब आप डिजर्विंग पे काम करना शुरू कर देते हो ना, तो आप बाय डिफॉल्ट करने लगते हो। क्योंकि ये सब लोग जब ये बात बोल रहे हैं ना, तो जब आप ये लोग अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं सारे के सारे, तो आप देखो अब जैसे अब जो दिलजीत का जो टूर चला, वर्ल्ड फेमस, पहले उन्होंने बाहर किया, फिर इंडिया में भी चला, कहाँ से कहाँ उन्होंने वो चीज़ ले गए। उनको फॉलो करने वाले कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, करण औजला कर रहे हैं, बहुत लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोग तो पहले से भी करते आ रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा और बड़े स्केल पर कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि लोगों को ना ये समझ में आ रहा है कि हमें ना कंसिस्टेंटली एक्शन भी करने होंगे। तो कई बार जब लोग अपना कुछ भी मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं, तो पीपल आर नॉट सो डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। ये लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। डिसिप्लिन किस चीज़ों में? पहला, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। मतलब आप परफॉर्मेशन कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपने विजन बोर्ड बनाया, उसके सामने 2 मिनट बिताए, आपने विजुअलाइजेशन किया रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये भी कर रहे हो। आप ये जब मिस कर रहे हो ना, तो अंदर से वो जा रहा है कि यार मैं तो कर ही नहीं रहा। पहला ये लोग मिस करते हैं। सोचो इसको करने में कितनी देर लगती है रोज? पूरा दिन की एक्टिविटी है, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो यूनिवर्स अपने रास्ते दिखाता है आपको सजेशन देता है कि जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको मिलेगी कैसे, आप तक पहुंचेगी कैसे। तो उस तरह के आपको लोग मिलते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। जब वो मिल रहे हैं, अब उस पर मेहनत किसको करनी है? आपको। वो भी तो डिसिप्लिन है। तो लोग आज के टाइम में उन्हें लगता है कि यार मेरे अचानक से मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, मेरे सामने किताब आ गई, आपने किताब खरीद ली, अब आपने पढ़ा उसका 2 पेज, आपने इसको पढ़ा ही नहीं पूरा। हो सकता है वो किताब आपकी ज़िंदगी बदल देती, कुछ मैसेज था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके करंट फील्ड से रिलेटेड थी, जो आप मिस आउट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ बदल देगी। तो अब ना आपको ना, जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हो, कोई भी बड़ा कुछ मानना चाहता है, उसको रास्ते दिखाए जाते हैं 100%। उस फ्रीक्वेंसी में आना होगा। एग्जैक्टली। अब वो फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको क्या करना है? उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको उन रास्तों को तो फॉलो करना पड़ेगा। अब लोगों को लगता है कि नहीं यार, कैसे करूं मैं ये सब चीज़ें, यार छोड़ो ना ये सब चीज़ें। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक सुबह एक प्रोग्राम करता हूँ, 21 डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन मास्टरी। सुबह का 5:30 से 6:30 एक मेडिटेटिव प्रोग्राम है, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन हम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक इंसान जो चाह रहा है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लूँ, अब वही बोल रहा है यार वो सब तो ठीक है, सुबह कौन उठेगा। अब देखिए ये कितना बड़ा मिसमैच हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मैं 20,000 से 2 लाख रुपए कमा लूँ, ठीक है, और ये आपको जरूरत भी है, आपको एक बेहतर लाइफ के लिए जा रहा है, आपको सिर्फ 7 बजे की जगह 1.5 घंटा पहले उठना है। अब नाउ यू फील ओ माई गॉड, ये मेरी जिंदगी ले ली इन्होंने तो यार, समझ रहे हो। इसलिए वो प्रोग्राम हम उतने बजे ही करते हैं, हम चेंज ही नहीं करते उसका टाइम कभी। ओके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली यार आप कई बार ना हम ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, लोग करना नहीं चाहते पूरे। वो कहते हैं विशफुल थॉट्स होती है। अब जैसे आप तो जर्नलिज्म में काफ़ी दिन से, कितने बड़े बड़े लीडर्स को आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है, और बहुत लोगों के साथ आपने बातचीत की। अब आप मुझे बताइए कि लोग ना आज भी अपने बैठ के ये बोलते हैं कि यार अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना, तो मैं तो ये बदल देता, मैं तो ये कर देता। वो ठीक है, समझ में आ गया, बदल सकते हो, लेकिन ओके चलो ठीक है, आप जहां आज हो वहां क्या किया आपने? उस स्तर पर भी तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए किया जा सकता होगा।
ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी जहाँ आप रहते हो उस सोसाइटी के लिए आपने क्या किया? जॉब में 100% नहीं दे रहे हो। हाँ, तो फिर आप ये डिस्कनेक्शन हो गया। अब जब आपने वहाँ नहीं किया तो कैसे पहुँचोगे? आज जो अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी, अब इनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत लोग, बहुत खराब भी लोग बोलते हैं। वो तो चलो अपना अपना बिलीफ है कि हम किसको मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते, विच इज़ एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक न्यूट्रल तरीके से बात करता हूँ। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखने जाओगे तो इन्होंने कितने साल तो सेवा में ही रहे हैं, कितने साल। उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रूव किया गुजरात में। उसके बाद इन्होंने ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे। अब ना ये सब साइकिल है, ये जर्नी है, आप डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचते। ठीक है, अब वो ये नहीं पता, हम ये इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं उन्होंने क्या अच्छा किया क्या खराब किया, वो कितने दिन हो रहा है, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि किसी इंसान ने वहां तक पहुंचा। शाहरुख खान ने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की फौजी सीरियल से या बाकी जो छोटे मोटे रोल किए, वो तब भी बोल रहे थे कि आई विल बिकम द किंग ऑफ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड पे राज करने आया हूं। तब से बोलते आ रहे हैं, अफर्मेशन तब से बोलते आ रहे हैं और आज तक बोल रहे हैं। और आज मुझे बताओ, क्या उनसे अच्छे एक्टर नहीं है? उनसे भी बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन किंग ऑफ बॉलीवुड इज शाहरुख खान। क्योंकि जो वो इंसान जब तक वो खुद के बारे में विश्वास नहीं करता, उन्होंने वो वर्ड लोगों के मुंह में डाल दिए हैं कि मैं ये हूं तो मुझे यही बोलोगे, और सबकॉन्शियसली वो इतनी बार बोला गया, बन गए वो। इसने अपनी पूरी जिंदगी मैनिफेस्ट की है और वहां उस लेवल तक लेकर गए हैं। आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं और करते आएंगे। ठीक है, वो जो उन्होंने वो बनाया, वो पहले उन्होंने महसूस किया, विजुलाइज किया, और तब वो वहां तक पहुंच गए। वाह। तो सर, आपने अफर्मेशन की भी बात की, शाहरुख खान के साथ भी अफर्मेशन जुड़ी हुई थी कि मैं बॉलीवुड का किंग बनूंगा। तो बिगनर्स अफर्मेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को पता है, हाँ। और आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत अफर्मेशन का ट्रेंड है। हाँ। सो हाउ टू क्रिएट एन अफर्मेशन फॉर द बिगनर्स? अपने लिए कैसे एक अफर्मेशन तैयार कर सकते हैं? देखिए, अफर्मेशन को क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लो। पहला, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। दूसरा, ये आपको ऐसे लिखनी है जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा, छोटी होनी चाहिए, बस। प्रेजेंट टेंस। हाँ, जैसे कि आपने बोला फॉर एग्जांपल किसी कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है कि मुझे लेट्स से 10 लाख रुपए पर एनम की जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये लिखेगा थैंक यू गॉड, पहले ग्रैटिट्यूड ऐड किया। थैंक यू गॉड, मुझे 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी वाली जॉब मिल गई है। थैंक यू, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो आपने क्या किया? ग्रैटिट्यूड से शुरू किया, उस अफर्मेशन को लिखा जो आप चाहते थे फ्यूचर में हो, वो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद आपने अपने इमोशंस लिखे कि मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, या मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। एंड वापस से थैंक यू। ये है एक परफेक्ट तरीका। अब आप इसको हेल्थ में भी लिख लो। थैंक यू गॉड, मेरा वेट आज 65 kg है और मैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू, मतलब जो ये चाहता है 65 वेट हो या कुछ भी जो भी चाहता है। थैंक यू गॉड, मेरा शुगर का लेवल ये है और मैं बहुत एक्टिव और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो भी आप चाहते हो, तो जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। आप जब ऐसे अफर्मेशन लिखते हो तब जाकर आपको ये महसूस होता है कि वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ, इसको करने की टेक्निक बहुत सारी हैं जो आप कर सकते हो। इसकी 3 टेक्निक है जो बहुत फेमस हैं, वो कर लो आप। पहला टेक्निक है 555। ये वो टेक्निक है, अगर आपने कुछ भी किया जिसको आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई रिजल्ट आने वाला है 4-5 दिनों में, तो आपको करना है। तो इसमें क्या करना होता है, इसी एक स्टेटमेंट को 5 दिन तक लगातार आप 55 टाइम्स लिखोगे। 5 दिन तक। तो पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन 55 टाइम्स, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, हर रोज 55 टाइम्स आप उस अफर्मेशन को लिखोगे। दूसरी अफर्मेशन टेक्निक है जिसको बोलते हैं 369 टेक्निक। 369 टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसका प्राइमरी रीजन ये भी है कि जो 369 नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी बड़े ही ऑस्पिशियस नंबर है, और इन तीनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक अबंडेंस की तरफ लेके जाता है, और इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोला जाता है। क्योंकि निकोला टेस्ला ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, वो अपने एक्सपेरिमेंट को करते वक्त इन तीनों नंबर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के सारे काम करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वो एक अफर्मेशन जो आपने फॉर्म की है, जो भी आप चाहते हो, जैसे कि ये 10 लाख रुपए की सैलरी मिल गई है, सैलरी वाली जॉब मिल गई है और हम बहुत खुश हैं। इसको सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है, और ये एक्टिविटी आपको 45 डेज तक करनी है। जिस भी दिन आपने कोई भी बार में आपने मिस कर दिया इसको, आप वापस से डे 1 से शुरू करेंगे। 21 days।
45 डेज 45 डेज 45 डेज इसको करना है। उसके बाद आती है 10x3। 10x3 मेरी खुद की टेक्निक है। 10x3 मैं इस बार इसके बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग ना एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। अब लाइफ में जॉब भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। वो तीनों चीज़ एक साथ करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। तो आप क्या करो, 3 अफर्मेशन, अलग अलग अफर्मेशन फॉर्म कर लो। तो आपने हेल्थ पे बना ली, रिलेशनशिप पे बना ली, पैसे पे बना ली। इन अफर्मेशन को रोज सुबह 10 बार लिखो। पहली अफर्मेशन 10 बार, दूसरी अफर्मेशन 10 बार, तीसरी अफर्मेशन 10 बार, दिन में एक बार करना है, और कोशिश करके सुबह करो। ये आपको 60 डेज तक करना है, 60 दिन तक करना है। अगर आप इसको 60 दिनों तक करते हो तो आप देखोगे कि वो मैजिक होगा। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, मल्टीपल अफर्मेशन आप एक वक्त पर कर पाते हो। ये 3 अफर्मेशन टेक्निक है जिसको आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक होती है। जैसे अफर्मेशन में एक आई एम अफर्मेशंस होती हैं। रिसेंटली एक आलिया भट्ट का एक रील वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि मैं शीशे के सामने जाती हूँ और जब भी कोई अवार्ड शो आने वाला होता है मैं महसूस करती हूँ कि वो अवार्ड मैंने जीत लिया और मैं थैंक यू स्पीच दे रही हूँ। ये क्या है, ये आई एम अफर्मेशन है। इसको आप आई एम अफर्मेशन भी बोल सकते हो, इसको आप मिरर टेक्निक भी बोल सकते हो, जिसमें यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत ही पावरफुल। तो कोई भी इंसान ये वाली अफर्मेशन भी कर सकता है। आई एम अफर्मेशन मतलब कोई भी अफर्मेशन जो आई एम से शुरू होती है या हिंदी में मैं से शुरू होती है। जैसे आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। ऐसी 10-15 अफर्मेशन बना लो, एक शीट पे लगा के अपने शीशे पे लगा लो। तो जब भी आप ब्रश करो, देखते देखते इसको पढ़ते रहो, खत्म। 2-3 बार जब भी वॉशरूम जाओ उसको देखो, पढ़ो और आ जाओ। या आई एम अफर्मेशन कर लो। तो जब आप इसको करते हो, ये जो 2-3 टेक्निक आप अपनाते हो अफर्मेशन राइटिंग की, आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप अफर्मेशन लिख रहे हो तो पहले तो आपके विजुअल काम कर रहे हैं, फिर आप मन मन में जो वर्ड लिख रहे हो वो बोल भी तो रहे हो, ठीक है। और सेम जब आप ये कुछ एक पेपर पे वो सारी चीज़ लिख देते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। अब जैसे हमने बचपन में समझा है कि जब हमें कुछ नहीं आता था, हम कोई मिस्टेक करते थे तो टीचर क्या बोलते थे, 50 बार लिखो इसको। और 50 बार लिखते थे तो कभी नहीं भूलते थे। बच हमेशा से सब समझा, लिख लिख के करो याद रहेगा, लिख लिख के करो। हमने हमेशा किया। आज भी आपको भी, हमें भी लिखने की आदत है। आपने इतना कुछ लिखा इस पूरे पॉडकास्ट से पहले, क्योंकि लिख लेंगे तो याद रहेगा यार, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जब आप अफर्मेशन कर रहे हो तो इसमें आपके विजुअल भी काम करते हैं, आपकी राइटिंग भी काम करते हैं, आपकी बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं अफर्मेशन करते वक्त। इसीलिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज इसको बोला जाता है, जिसे हर किसी को करना चाहिए। मसल मेमोरी को आप मसल मेमोरी बिल्ड होती रहती है बेसिकली। इससे क्या होता है कि बेसिकली मसल मेमोरी क्या है कि ये मसल मेमोरी बिल्ड होती है रिपीटिशन से। अब हमने 2 का टेबल याद किया, हमने इतनी बार बोल दिया ना कि वो सबकॉन्शियसली ऐसे बिल्ड हो चुका है, भूल नहीं सकते। और वो रिपीटिशन से होता है। तो जितनी बार आप अफर्मेशन के थ्रू, जितनी बार आप विजुअलाइजेशन के थ्रू एक चीज़ रिपीट करते रहोगे, वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाएगा। और वो जब वो मेमोरी बिल्ड होती रहती है, वो वाली मसल बिल्ड होती रहती है, तो आप देखोगे कि यार चीज़ें ना ऐसे हो गई हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। वो जो स्टेज है वो तब आती है जब आप बहुत दिन तक इसको करते रहते हो। अफर्मेशन प्रैक्टिस क्या है, आप सोचो 45 डेज तक सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार कर रहे हो। इससे क्या होगा, ये रिपीटिशन है। 555 रिपीटिशन है, 10x3 रिपीटिशन है, विजुअलाइजेशन रिपीटिशन है, विजन बोर्ड के सामने जाना इज रिपीटिशन। आप जितना ज़्यादा रिपीटिशन करोगे, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न एक बिल्ड होते रहेंगे जो आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करेंगे। वाओ। तो सर, जो लोग फेम चाहते हैं उनको लिए क्या मिरर टेक्निक बेहतर है या फिर 3x? मुझे लगता है सब कुछ करना चाहिए जो समझ में आ रहा है। मतलब आप अफर्मेशन भी करो, आप विजुअलाइजेशन भी करो, और मिरर टेक्निक भी करो। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ का। अगर कोई हेल्थ को पे काम करना चाहता है तो मैं उसको बोलूँगा उसको वाटर टेक्निक करनी चाहिए। वाटर टेक्निक? हाँ। वाटर टेक्निक में क्या होता है, आपने क्या किया, आप जैसे ये पानी का ग्लास है, ठीक है, इसको आप क्या करो, पानी इसमें डालो। आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी एक अफर्मेशन फॉर्म पहले ही कर लिया है ना, पहले बना लो उसको, जो हमने भी बात की अफर्मेशन कैसे लिखी जाती है। आप क्या करो, जब आप इसको पानी को पकड़ रहे हो, मन ही मन उस अफर्मेशन को बोलो, थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग लाइट, माई वेट इज एक्स, जो भी आप चाहते हो, माई वेट इज 90 kg एंड आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, आई एम वेरी एक्टिव, आई एम वेरी हेल्दी, थैंक यू। और इस पानी को पी जाओ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है
रिसर्च भी है ये कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। वाटर मेमोरी। हाँ, ठीक है। तो जो जो मैसेज आप इसको दे रहे हो आप, ठीक है, वो पानी में जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में मंदिर में पानी रखा जाता है और फिर वो चरणामृत के रूप में बांटा जाता है, क्योंकि उसमें सब एनर्जी आ जाती है, ऑल द गुड वाइब्स। ऑल द गुड वाइब्स। आप देखोगे कि इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि जब जब घर में पूजा करो पानी रखो और उस पानी को सबको पिला दो, या जो घर का जो कॉमन पानी का जो टैंकर है उसमें डाल दो, पीने का पानी जहाँ पर आप रखते हो उसमें डाल दो और सबको उसे पीने दो, क्योंकि वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है। और ये बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और ये मतलब ग्रेटेस्ट थिंग इज हर रिलीजन में फॉलो करते हैं। हिंदुज़म में फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी में फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म में फॉलो करते हैं, सिखिज़म में फॉलो किया जाता है, इस्लाम में फॉलो किया जाता है। हर जगह वाटर टेक्निक को रूप दिया गया है, पानी को बहुत ऊपर रखा गया है। और हम तो हिंदुज़म में तो हम तो नदियों को पूछते हैं, है ना, तो नदियों को भी पूछ रहे हैं। तो ये तो मतलब वो हमारे मतलब हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचर का हिस्सा है, वो तो हमारे लिए भगवान ही है। तो जब आप पानी के साथ ये टेक्निक करते हैं तो मैंने तो मतलब मैं हज़ारों तो नहीं बोलूँगा बट लाखों लोगों ने टेस्टिमनी शेयर किए, ठीक है, जहाँ पर वाटर टेक्निक के बाद उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ में बहुत बदलाव आया है। हालांकि वाटर टेक्निक को आप लाइफ के किसी भी एरिया में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ में। लेकिन मुझे लगता है स्पेशली अगर किसी को हेल्थ में कंसर्न है, क्योंकि हमारी बॉडी 70-80% वाटर ही है, ठीक है। तो आप जब वाटर टेक्निक करते हो तो ये आपकी बॉडी पर इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है, आपके सेल्स को मैसेज देता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट होने लगता है। तो और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ ठीक की है, ठीक है, जिन्होंने अपना बीपी ठीक किया है, जिसने अपने स्किन के इश्यूज़ को ठीक किया है, जिसने अपने जो बालों की जो ग्रोथ को ठीक किया है, हेयर फॉल को रोका है। बहुत सारे लोगों को कैंसर के सिम्टम्स थे उनको रोका है। रिकवरी, एक्सीडेंट हो गया है, रिकवरी नहीं हो रही है, रिकवरी में हेल्प हुई है। वाटर टेक्निक कैन डू वंडर्स फॉर यू। वाओ। और आई थिंक वाटर टेक्निक के साथ रिलेट भी आप ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि कल्चरली आपको हाँ, पानी की इज्जत करना तो सिखाया गया है बचपन से ही। करेक्ट करेक्ट। सर, ये तो बात हो गई कि मैनिफेस्टेशन की कितनी टेक्निक्स हैं। तो सर, मैनिफेस्ट करने के लिए आपका राइट वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी हाँ, है, उस बिल्कुल। एनर्जी को मैच करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सो इज़ देयर एनी वे दैट वी कैन अलाइन आन एनर्जीज और रेज योर वाइब्रेशन बोला जाता है, तो अपनी वाइब्रेशंस को कैसे रेज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्चुअली ना हर चीज़ एनर्जी है। हम ये बात समझते हैं कि चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग कोई चीज़ हो, हर चीज़ एक एनर्जी क्रिएट करती है। और ये बोला जाता है कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर होती है। अब जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि सक्सेस की भी एक एनर्जी है, पैसे की भी एक एनर्जी है, फेलियर की भी एक एनर्जी है, बीमारी की भी एक एनर्जी है, और हेल्थ की भी एक एनर्जी है। यानी कि हर चीज़, हर वर्ड की भी एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। अब आप एक सोचिए, आप जब प्यार की एनर्जी कैसी है, प्यार की एनर्जी मान लेते हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसको आप बहुत प्यार करते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे। आप कितना भी दुख महसूस कर रहे होगे, अचानक से आपके चेहरा खिल जाएगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचोगे, जेलेसी के बारे में सोचोगे, गुस्से के बारे में सोचोगे, तो वही इंसानों से कनेक्ट करते हुए आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को नीचे ले आओगे। अब जब जब हम ये गलती करते रहते हैं, हमारी एनर्जी प्लस माइनस होती रहती है। इसके लिए बहुत अच्छी जो टेक्निक है, जो कोई भी कर सकता है, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर वो इंसान ये करेगा तो उसको बहुत हेल्प होगी। पहला, स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन की शुरुआत करनी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पे चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, ये नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब है आप एक ऐसी स्टेट में आना जहाँ पर जो आपके माइंड में बहुत सारी जो चीज़ें चल रही है ना, वो शांत हो सके। मेडिटेशन करने का जो बेस्ट तरीका, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 2-3 तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पहला जो तरीका है, आंखें बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है। आप जब सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान आपने क्या किया, आपने सांसों पर लेके। इसको सिर्फ 5 मिनट करना आपकी लाइफ में मिराकुलस बदलाव ला सकता है। देखो, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? हमारी लाइफ का पर्पस ये है कि हम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, सही रास्तों को चुनना, ठीक है। अक्सर जब हमारे माइंड में बहुत जाला होता है या हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, तो गलती क्या करते हैं? सही फैसले तो नहीं ले पाते कि पता नहीं ये करूं या ये करूं, वहाँ जाऊं या ये जाऊं, खाने में आज ये बनाऊं या ये बनाऊं। ये सारी चीज़ चलती रहती हैं, अलग अलग चीज़ें। इसका मतलब है आप फैसले नहीं ले पा रहे। लेकिन जब आप मेडिटेटिव स्टेट में आते हो या मेडिटेशन करने लगते हो,
तो ये ना हर चीज़ आपको स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है, और हर चीज़ को आप ये देख पाते हो, आप ये समझ पाते हो कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली टेक्निक कोई भी ये फॉलो कर सकता है कि वो डीप ब्रीथ करे और सांसों पर पूरा ध्यान लगा दे। इसके अलावा एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक होती है। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक में वो इंसान क्या कर सकता है, वो जब सांस लेना शुरू करे तो 7 सेकंड ले सांस को भरने में, ठीक है। तो वो सांस ले रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो धीरे 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 सांस लेगा, 7 सेकंड लगने चाहिए। फिर वो 7 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड करेगा, ठीक है, सेम काउंटिंग के साथ। फिर वो सांस को बाहर निकालने में वापस से 7 सेकंड लेगा। ये चैलेंज आएगा क्योंकि आसान नहीं है। फिर वापस से वो बाहर निकालने के बाद 7 सेकंड तक रोकेगा। तो ये एक साइकिल पूरी होती है। तो आप एक ब्रीदिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप 28 सेकंड लेते हो, और जब आप इसके 5 साइकिल भी कंप्लीट कर लोगे तो आप एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में आ जाओगे जहां पर सब कुछ शांत है, आपका मन शांत हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि अगर कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, अफर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ब्रीदिंग साइकिल की 5 साइकिल कर लो, ब्रीथ टेक्निक की, बॉक्स ब्रीदिंग की। आपने जब ये किया तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो मैनिफेस्ट भी होगा। ये आपको अक्सर, स्पेशली जब आप लो वाइब्रेशन में हो और आपको एक लो वाइब्रेशन से इंसान, मान लो ऑफिस से घर जा रहा है, बड़ा नेगेटिव है, दिन में पता नहीं क्या हुआ, बच्चों से मिलना है, अब वो लो वाइब्रेशन से नहीं मिलेगा ना, थके थके नहीं जाएगा। उससे अच्छी टेक्निक, तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी पार्क करने के बाद बैठे और ये बॉक्स 2.5 मिनट कर ले, सिर्फ 2.5 मिनट, 5 साइकिल कर ले इसकी, वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, उसकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो चुकी होगी, और तब वो घर में एंटर मारेगा, एक अलग एनर्जी होगी, अलग वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो घर में घुसेगा। इसी तरह जब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जा रहे हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, ये टेक्निक करके जाओ, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो चुकी होगी। कितना भी घबरा रहे हो आप, कितने भी चैलेंज आए हो, कोई भी बैठा हो सामने, आप बहुत कॉन्फिडेंटली वो चीज़ परफॉर्म कर पाओगे। तो ये वाइब्रेशन को मेंटेन करने का, रेज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़ हमने जो बात की ग्रैटिट्यूड के बारे में, थर्ड चीज़ ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब आप क्या करोगे, ग्रैटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करते हो तो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ये परफेक्ट टाइम भी है, नया साल शुरू हो रहा है, या कुछ लोग इसको नए साल में देखेंगे, ठीक है। जब ग्रैटिट्यूड जार में क्या, आप एक ट्रांसपेरेंट जार बना लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जार बना लो, जैसे अचार का डब्बा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूरे साल में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होंगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, जब वो हों, आप क्या करो, उनके उस चीज़ के बारे में लिखो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिला, तो आपने लिखा प्रमोशन और उसकी तारीख लिखी और थैंक यू गॉड लिख के उसको पर्ची बनाकर उसमें डाल दिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्रिएट होंगे 2025 में, आप उन सबको लिखोगे और उसमें पर्ची बना के डाल दोगे। जब आप उस जार को देखोगे ना, आपको बार बार ये रिमाइंडर मिलता रहेगा कि लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। हाउ ब्लेस्ड आई एम। हाँ, और जब 2025 खत्म हो जाएगा, आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल 2025 था। क्योंकि क्या होता है, इंसान का बेसिक जो थॉट प्रोसेस होता है वो नेगेटिव होता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते। और जब तक ये चैलेंज होता रहेगा, आप बार बार ना उस डायरेक्शन में जाते रहोगे, यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसको नोट करने लग रहे हो, आपने इसको नोट कर लिया, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं यार, ब्लेसिंग्स भी है, मैं देख ही नहीं पा रहा था। पर्सपेक्टिव बदल जाएगा और आप देखोगे आने वाले सालों में ये जो जा रहे बड़ा होता जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, आपकी अबंडेंस बढ़ती जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर वॉचफुल कि आप ना, वो ये एक तरह से नथिंग बट इट्स अ ग्रैटिट्यूड कि यार जो है वो, तो उसके लिए तो थैंकफुल हो जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ 10 चीज़ें हुई, इस पर नहीं सोच रहा हूँ, वो 3 चीज़ें नहीं हुई ना, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, मेरी सारी एनर्जी वहीं पर है। लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करने लगते हो तो आप क्या, अपनी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली वापस से बढ़ाने लगते हो। तो ये कोई भी इंसान कर सकता है, ये 2-3 चीज़ें, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। वाओ, ग्रैटिट्यूड जार इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और क्या बड़ी अचीवमेंट ही डालें या छोटी छोटी चीज़ें, कि आज मेरी बेटी ने मुझे आके बहुत प्यारा सा हक दिया एंड आई वाज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। ग्रैटिट्यूड जार में तो बड़ी चीज़ें डालो। ओके। हाँ, अगर ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी है, अचानक से पहली बार हुआ है, मेरी बेटी पहली बार चली, वाह, ठीक है, तो आप डाल दो, उसकी फोटो खींची आप, या उसका प्रिंट आउट ले लिया, या उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसको स्टिकी नोट्स पे लिख के उसमें डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फोकस करते हैं, बट इमोशनल अचीवमेंट्स भी होती हैं। इमोशनल इवोल्ट्स भी डाल सकते हो, लेकिन इंसान ना मटेरियल का ही बना हुआ है, बहुत मटेरियलिस्टिक है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हो ना, पहले मटेरियलिस्टिक नीड्स मीट कर लो फटाफट से,
पैसा कमा लो, पैसा मैनिफेस्ट कर लो। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोगों को ना एविडेंस कैसे मिलेगा कि मैंने लाइफ में मैनिफेस्टेशन किया, जब उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें या दिखने वाली चीज़ें आती हैं। और जब आपको ये जब आप इसमें आ जाओ तो फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल रास्ते पर चलो, मेडिटेशन किया करो, मन को शांत रखा करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों को मदद करो, वो लेकिन लेटर ऑन पार्ट। पहले अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स को मीट कर लो, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली इमोशनल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं देखता हूँ बहुत सारे परिवार में जो थोड़े से गरीब हैं, उनके लिए प्रायोरिटी मटेरियल ही है, पैसा ही है। घर में अच्छा एसी होना, टीवी होना, फ्रिज होना, यही बेसिक नीड है। ये मीट हो जाएगी तो आप जाओगे कि चलो अब रिलेशनशिप पर काम करते हैं, हेल्थ पर काम करते हैं, वो बाद में आएगी। तो पहले मटेरियलिस्टिक नीड मीट कर लो, उसके बाद देखो क्या होता है। सर, आज जो हमें लिसनर्स सुन रहे हैं और अगर वो कभी उन्होंने ये सुना ही नहीं था इसके बारे में और आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? देखो, फर्स्ट स्टेप के लिए ना आप क्या करो, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया, एक तो विजन बोर्ड बना लो। ठीक है, आप इमीडिएटली फोकस करके विजन बोर्ड पर फोकस करो। दूसरी चीज़ जो आपको करना चाहिए, आप ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि रात को जब आप सोने के लिए जाते हो, आप एक पेपर पेन लो, उस पर दिन में जो भी खूबसूरत चीज़ें हुई हैं उसमें से 5 पिकअप करो और लिखो उस पर, और थैंक यू बोलो। 50 खराब भी हुई होंगी, उसको नहीं लिखना, लेकिन जो 5 सबसे अच्छी चीज़ें हुई हैं, आपने अच्छी सी चाय पी, ठीक है, बच्चों के साथ आप खेले, टीवी में कोई अच्छी सी मूवी देखी, बहुत प्यारा सा गाना सुना, ऑफिस में किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, लिखा, थैंक यू लिख दिया। थर्ड चीज़, आप विजुअलाइजेशन करो। ओके, ठीक है, वही सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात को ठीक सोने से पहले, ये 3 चीज़ें आप करो शुरुआत के लिए। आप 1 महीना कर लो, लेट्स से 1 महीना आपने कर लिया, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ में क्या क्या चीज़ें डिजर्व करते हो, क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। 1 महीने में, ये 1 महीना आपकी लाइफ में एविडेंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब टाइम है बड़ी चीज़ें करने का। अफर्मेशंस करो, अफर्मेशन राइटिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, विजन बोर्ड बनाओ, ग्रैटिट्यूड जार बनाओ। इसके बाद आप अपना वाटर टेक्निक करना शुरू करो, आई एम अफर्मेशन करो। उसके बाद तो कुछ भी कर लो, सब चीज़ें कर लो यार, क्या है, आधा घंटा लगता है इन सब चीज़ों को करने में, हो जाती है फिर। एक बार आपका ट्रस्ट बन जाएगा तो आप खुद ही ये सब करने लेकिन वो लगेंगे। सबूत ले लो 1 महीना करके, छोटी छोटी चीज़ें करके। राइट, विजन बोर्ड, ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशन, नहीं, विजन बोर्ड, ग्रैटिट्यूड और रात को थैंक यू जर्नल। 5 चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई उन्हें लिख के आप सोइए। करेक्ट। Beautiful. So, coming to the end of the episode, sir, what is your definition of good life and a meaningful life? अब मेरे लिए देखिए, ये सब भी ना वक्त वक्त पे बदलता है। एक वक्त ऐसा था जो मेरे लिए मीनिंग ऑफ गुड लाइफ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, वो थी कि बेटा पैसा होना चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि उस वक्त वी वर लैकिंग मनी। ठीक है, तो जो हमारे पास नहीं होता था हम उसी की तलाश में घूमते हैं। लेकिन जब वो मटेरियलिस्टिक नीड्स, जैसे मैंने बोला, वो मिल गई, मीट हो गई, तो अब ऐसा महसूस होता है कि अब आई थिंक लाइफ में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पहले से भी ध्यान रख सकते थे। एक कंप्लीट लाइफ का मेरे लिए मतलब है एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके परिवार के साथ है, आप फैमिली के साथ हो, उनके साथ वक्त बिता रहे हो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हो, ना कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक बट इमोशनली आप उनके लिए बहुत अवेलेबल हो। और मुझे लगता है जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको ना एक शांति का एहसास होता है कि मैं लाइफ में वो सब चीज़ें कर पाया। बट अक्सर ये होता है कि जब इंसान अपने दौड़ में जब भागता है तो पैसे के पीछे भागता रहता है, विच इज़ नॉर्मल ऑल्सो, मतलब इट इज़ नॉट रॉन्ग। पैसे के पीछे भागना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी नीड है जो फैमिली की, वो पैसे से ही तो मीट होंगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोशिश करके थोड़ा सा बैलेंस करके चलो सब कुछ। पैसा भी कमाओ बहुत सारा, और फैमिली को भी वक्त दो। मुझे लगता है ये एक बैलेंस लाइफ, एक हैप्पी लाइफ का जो पार्ट है वो इन चीज़ों को उसमें होना चाहिए। Lovely conversation, very enlightening conversation. Thank you so much for being here. Thank you so much. मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपकी खुद की एनर्जी बहुत अच्छी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, एंड आई एम श्योर कि आप अपने पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को लाइफ को बदलने में मदद करेंगे, और मुझे बुलाने के लिए स्पेशल थैंक यू। We are honored to have you, sir. थैंक यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग बने, आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, और कैसे आपको अपनी लाइफ को एक बेहतर ज़िंदगी में बदलना है वो सब हमारे गेस्ट ने आपको समझाया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।